हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैसे हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अभी हमने देखा रेवोल्यूशनरीज का, देखा हमने देखा कंजर्वेटिव रिजीम जो था आफ्टर 1815 दोबारा से कंसोलिडेट करता जा रहा है। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि एज ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1830 से 1848 के बीच में, यानी इस दौरान कुछ रेवोल्यूशंस हुए यूरोप में। बेसिकली जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट, यानी देयर कंजर्वेटिव रिजीम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। एक तरफ से जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशंस इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। और दूसरी यानी एक तरफ कंजर्वेटिव्स अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे, दूसरी तरफ जो लिबरल्स थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। यानी कंजर्वेटिव्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लिबरल्स रेवोल्यूशंस कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री में? इटली में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, और जो ऑटोमन एम्पायर ने कुछ प्रोविंसेस को ऑक्यूपाई किया है वहां पे हो रहा है, आयरलैंड में हो रहा है और पोलैंड में हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट देखें हम तो ये क्या रहा है, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल्स। यानी जो ये रेवोल्यूशंस हो रहे हैं कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, ये रेवोल्यूशंस लीड कौन कर रहा है? लिबरल्स कर रहे हैं। अब लिबरल्स कौन थे स्टूडेंट्स? जैसे हमने देखा था जितने भी प्रोफेशनल्स थे, एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास जो थी, वो सारे कौन थे? लिबरल्स थे। और अगर हम देखें तो पहला अपहीवल कहां पे हुआ? द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अब यहां पे क्या हुआ? हमने देखा कि यहां पे बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से गिरा दिया। यानी बॉर्बन डायनेस्टी को तो फुटबॉल बना के रखा हुआ है, 1789 के रेवोल्यूशन में हटा दिया, जब 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना हुई बिठा दिया, और 1830 में फिर से हटा दिया। और यहां पे क्या इस्टेब्लिश किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और लुइस फिलिप को क्या बना दिया? हेड। यानी कि 1830 में फिर से जुलाई 1830, इसको जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है, यहां पे बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से हटा दिया और यहां पे बिठा दिया किसको? लुइस फिलिप को, बट एज अ नॉमिनल हेड, because he will be subject to the parliament, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, लेकिन नॉमिनल हेड कौन रहेगा? लुइस फिलिप। ठीक है। अब इसको देख देख के ही जुलाई रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया किसको? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में फिर से अपराइजिंग, वहां पे अपराइजिंग होती है और वो खुद को आजाद करवाते हैं। किससे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। हमने क्या देखा ट्रीटी ऑफ वीना में, जब फ्रांस जो है दोबारा से एक्सपैंड ना करे तो उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री पे किसको बिठा दिया गया था? किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी था। लेकिन जब हमने देखा कि जहां फ्रांस में आग लग गई, ठीक है, जहां फ्रांस में फिर से बॉर्बन डायनेस्टी का तख्ता पलट कर दिया गया, उसी वक्त बेल्जियम में भी आग भड़क गई और बेल्जियम ने भी खुद को आजाद करवाया। किससे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। इसीलिए तो कहा मैट्रिंच ने, ये आपको पता है मैट्रिंच कौन था? मैट्रिंच जो था वो था चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। इसने क्या कहा? इसने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी मैट्रिंच क्या कह रहा है? मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम आ जाता है? नहीं, असल में ये क्या कहना चाहता है कि जब भी फ्रांस में कोई ऐसा इवेंट, कोई इंसिडेंट, रेवोल्यूशन होता है तो पूरे यूरोप में आग लग जाती है। अगर एक फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम को हटा दिया तो यूरोप की दूसरी कंट्रीज जहां पे मोनार्कीज है वहां पे जो है रेवोल्यूशंस शुरू हो जाते हैं। ये कहना चाहता है मैट्रिंच। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको स्टेटमेंट दी जाएगी एग्जाम में और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये किसने कहा था। तो ये आपने क्या याद रखना है? मैट्रिंच ने ये कहा था। ठीक है। उसके बाद देखें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस का अगर हम देखें तो 15th सेंचुरी से जो ग्रीस था वो किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का। यानी ऑटोमन एम्पायर की क्या थी? ये कॉलोनी थी। और 1821 में यानी 19th सेंचुरी में ग्रीस में भी क्या चल पड़ी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। किससे? ऑटोमन से। और अगर हम देखें जो ग्रीक थे, जो ग्रीस था, इसको सपोर्ट कहां से मिली? इसके जो सिटीजन्स थे जेल में थे, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में जो जेलों में लोग थे, इनके सिटीजन्स थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। उसके बाद देखें जो वेस्ट यूरोपियंस थे वो भी अपनी सिंपैथीज किसकी तरफ दिखा रहे थे? एंशिएंट ग्रीक। ठीक है, क्योंकि
ग्रीस क्या था, जो पोइट्स क्या कह रहे हैं कि ग्रीस वाज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगर यूरोप का एंशिएंट पास्ट देखें तो ग्रीस ही ऐसी कंट्री थी जिसका पास्ट रिच था, इसलिए यूरोपियन उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और इवन के एक पोइट था लॉर्ड बेरोन, उन्होंने तो फंड भी इकट्ठा किया था और खुद भी लड़ने गए थे वहां पे, लेकिन 1824 में वो खुद ही फीवर से ही पहले मर गए। लेकिन उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में, जो लंदन कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट थी, लंदन कॉन्फ्रेंस जहां पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में, जिसमें फाइनली डिक्लेयर किया जाता है कि ग्रीस जो है अब इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द ऑटोमन्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे रेवोल्यूशंस, जैसे ग्रीस में, जैसे बेल्जियम में, जैसे फ्रांस में, इस दौरान जो रेवोल्यूशंस हुए। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 1 मार्क का भी पूछ सकते हैं, यहां से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहला टॉपिक क्या डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक कोड पढ़ा, अरिस्टोक्रेसी पढ़ा, ट्रीटी ऑफ वीना पढ़ा, लिबरलिज्म पढ़ा, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट आप तैयार करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा आने वाले टॉपिक्स हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, रोमांटिसिज्म पढ़ने वाले हैं, लिबरल रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और ब्रिटेन के बारे में जो हम कुछ ही 4-5 टॉपिक्स हैं। तो आने वाले 3 दिन में आपको लगातार जो है आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, और आने वाले 3-4 दिन में नेशनलिज्म इन यूरोप को हम कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसपे हमने एक 4-5 टॉपिक्स मैंने एक ही वीडियो में तैयार किए थे, तो वो भी हम नेक्स्ट इसी मंथ में कोशिश करेंगे हमारे हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। उसके पीडीएफ के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।